वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपनी पुरानी वीडियोस में सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग को कवर कर चुके हैं, उनके बारे में अलग अलग से पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं, टेबल के थ्रू उन्हें समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल को पादप कोशिका कहते हैं, एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहते हैं। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ पॉइंट हम यहीं से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक ब्लैक कवरिंग बनाई हुई है अलग से। तो इस कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल, जो कि मैंने सिर्फ प्लांट सेल में बनाई है, एनिमल सेल में नहीं बनाई। इसका मतलब प्लांट सेल में सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। और जो ये होता है सेल मेम्ब्रेन, ये ब्लैक वाली लेयर और यहाँ पे रेड वाली और यहाँ ब्लैक वाली, ये कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों में होती है, लेकिन हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो पहला डिफरेंस यहाँ से समझ आ गया। दूसरा हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। दो डिफरेंस हो गए। ठीक है, टेबल के थ्रू समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मैंने वैक्यूल्स आर बिग इन साइज। देखिए डायग्राम से पता चल रहा है आपको, जहाँ प्लांट सेल में ये जो ब्लू वाला बनाया है बीच में जो वैक्यूल है, ये बहुत बड़ा है। एनिमल सेल की बात करूं तो वैक्यूल बहुत छोटा है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। वैक्यूल के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जो वैक्यूल से काफी बड़े साइज के होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल को कहते हैं रसधानियां। तो जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, उसमें रसधानियां जो होती है वो बहुत छोटे आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। प्लास्टिड का मेन काम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्लास्टिड के होने से ही उसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एनिमल के अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता, तो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लाइसोसोम्स आर रेयर। मतलब इसमें प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो लाइसोसोम्स बहुत ही रेयर मिलते हैं या फिर मिलते नहीं हैं। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सुसाइडल बैग होते हैं, आत्मघाती थैली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर लार्जर देन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आल्सो रिजिड। अच्छा, जो प्लांट सेल होती है ये बड़े साइज की होती है इन कंपेयर टू द एनिमल सेल। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये रिजिड होती हैं। रिजिड का मतलब थोड़ी ठोस होती है, इनकी शेप जो है वो फिक्स होती है एक तरह से। वो किस वजह से होती है? वो सेल वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से होती है। इधर सेल वॉल नहीं होती तो ये रिजिड नहीं होती। ठीक है, इसका अंदर वाला जो है, अगर हम सेल वॉल को छोड़ दें तो अंदर सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, तो दोनों की रिजिडिटी सेम होती है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर सेल वॉल आ जाती है तो ये रिजिड हो जाती है, ठोस हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, ये 5 डिफरेंस हो गए। इसके अलावा आप एक और डिफरेंस बना सकते हो खुद से। इसमें जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एक कॉर्नर में होता है, साइड में होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है? सेंटर में होता है। एक डिफरेंस और क्या बन सकता है कि जहां हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, सबसे बड़ा अंगक है, वो क्या है? वैक्यूल है, रसधानियां हैं। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में उसका जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, वो क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि सेंटर में होता है। ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें जो इसका वॉल्यूम है, ज्यादातर जो स्पेस है वो वैक्यूल ने घेरा हुआ है। 50 से 90% का जो स्पेस है वो वैक्यूल ने घेरा हुआ है। बाकी सारी चीजें थोड़ा कॉर्नर में होती है, पेरीफेरी में होती है। इसमें क्या है? सारी चीजें बराबर तरीके से फैली हुई होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये कुछ पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर बताओ। 5 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। आपको पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप घटा बढ़ा सकते हो पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेल डिवीजन का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। इसका नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन
ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। कोशिका विभाजन, सबसे पहले विभाजन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? हम इंसान हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे जैसे हम संतान पैदा करते हैं ताकि ये सिस्टम पूरा चलता रहे। उसी तरह से जो कोशिकाएं हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो अगर नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो हमारी बॉडी ही खत्म हो जाएगी एक तरह से। तो नई कोशिका भी बनने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो नई कोशिकाएं हैं, ये जो पुरानी डेड सेल थी या इंजर्ड सेल थी, जो जिनको इंजरी हो गई थी या फिर खत्म हो गई थी, एक तरह से डेड हो गई थी, उनको रिप्लेस कर देती हैं। अच्छा, हम बचपन में बहुत छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, हमारी बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो यही वजह है कि नई नई सेल हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं, जिससे नई सेल बनती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। 1855 में विर्चो ने एक सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था उस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग? सेल थ्योरी में इन्होंने बोला था ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहते हैं कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेलों से ही बनती है, वो ऐसे ही रैंडम कहीं से नहीं आ जाती है। तो जो पुरानी सेल है वो ही नई सेलों को जन्म देती हैं। वो कैसे देती हैं? डिवीजन के थ्रू। अच्छा, डिवीजन या फिर विभाजन दो तरह का हो सकता है कोशिका के अंदर। पहला होता है माइटोटिक डिवीजन, जिसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन। दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सूत्र से लिया गया है, गुणसूत्र से, गुणसूत्र क्रोमोसोम से। तो यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है, अर्धसूत्री मतलब क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, सूत्री मतलब क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे रहते हैं। ये वाला जो डिवीजन है ये बहुत यूजुअली पाया जाता है। जो यूनिसेलुलर कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादातर इसी डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती है, नई सेल बनाती है। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनमें की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनमें मिलता है। जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं मिलता उनमें जो ज्यादातर डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोटिक डिवीजन है, जो सूत्री विभाजन है, ये बहुत कॉमन है। ज्यादातर कोशिकाएं सूत्री विभाजन करती हैं, लेकिन मियोसिस डिवीजन केवल कुछ ही कोशिकाएं करती हैं जिनके अंदर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये हम कहते हैं मदर सेल, मातृ कोशिका, मतलब जिसके डिवाइड होने से नई कोशिकाएं बनेंगी। इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। जो संतान जो बनती है उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मदर सेल में, ये 2n एग्जाम्पल के लिए लिया गया है कि अगर मदर सेल में 2n गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ देखो एक ही तो डिवीजन हुआ, यहाँ से और यहाँ तक एक बार डिवाइड हुई, लेकिन दोनों में जो नई आपके पास डॉटर सेल दो बन रही हैं, उन दोनों डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल अपनी माँ जैसे हैं। ये समझ लो कि जो दो बच्चे आए हैं उन दोनों बच्चों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो अपनी मम्मी जितने हैं। इसका मतलब इस केस में जो ये दोनों के दोनों आपके पास डॉटर सेल बनेंगी, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी हर चीज में। ठीक है, भाई किसी की क्रोमोसोम से ही तो उसके गुण डिसाइड होते हैं कि उसका साइज, शेप, कलर, आंखों का कलर, हाथों, जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही डिसाइड होता है कि किस तरह का बनने वाला है। तो जब इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वली आ गए, वो भी अपनी मदर सेल जैसे, तो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिमेन सेम। मदर सेल और डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ गुणसूत्र है, गुणसूत्र की जो संख्या है वो सेम रहती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल सेल कैन डू, मतलब माइटोटिक डिवीजन को कोई भी सेल कर सकती है। ठीक है, ओनली वन डिवीजन टेक प्लेस, यहाँ से यहाँ एक ही बार डिवीजन हुआ। ठीक है, दूसरा हम अर्धसूत्री की बात करें तो ये सबसे पहले इनका लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। देखिए यहाँ पे दो बार डिवीजन होता है, पहले ये 2 में टूटा, फिर ये 2, बाकी 4 में टूटे। तो इन शॉर्ट जब हम माइटोटिक की बात करते हैं तो आपके पास जो डॉटर सेल बनती है वो 2 बनती हैं, लेकिन मियोसिस की बात करें तो डॉटर सेल कितनी बनती है, 4 बनती है। और डिवीजन कितने होते हैं, 2 बार डिवीजन होता है, ये डिवाइड होके इनमें बट गई और ये डिवाइड होके फिर आगे 4 में। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। अच्छा, पहला जो डिवीजन हुआ उसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, दूसरे डिवीजन के बाद क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। ठीक है,
ये बिल्कुल, अगर इतना पोर्शन हम देखें तो ये माइटोटिक का पार्ट है, ये देखिए इतना, यहाँ के बाद हम देखें तो ठीक है। सेकंड है टू डिवीजन टेक प्लेस, 2 बार डिवीजन होता है। ये वाला मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूटती है, फिर वो डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक सेल कैन डू, मतलब ये वाला जो डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन जो होता है उसे केवल कुछ ही सेल कर सकती हैं। कौन सी सेल कर सकती है? जिनके पास रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हो गए, कुछ प्लांट हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है किसके बारे में? माइटोटिक, मियोसिस। समझने के लिए इतना आपको याद रखना है कि माइटोटिक में जो है क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो सेम रहती है, गुणसूत्र की संख्या सेम रहती है, लेकिन अर्धसूत्री नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो गुणसूत्र है वो आधे हो जाते हैं। 2 बार डिवीजन होता है, यहाँ पर 1 बार डिवीजन होता है। ये वाला डिवीजन मोस्टली सेल कर सकती है क्योंकि इसके लिए कोई खास ऑर्गन नहीं चाहिए, सेल ऐसे ही ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला डिवीजन करने के लिए आपके पास रिप्रोडक्शन ऑर्गन होना जरूरी है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इतना समझ आया? सेल थ्योरी से क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये सेल थ्योरी नहीं पूछी जाती है आपसे, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि या तो डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, इसके अलावा और जो मैंने एक्सप्लेन किए वो भी ऐड कर सकते हो। तो मेनली यहाँ से डिफरेंस आएगा या फिर इनका डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो भी आप इन पॉइंट से डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। इन्हीं पॉइंट के ऐड कर सकते हो, कुछ नया डालने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं पॉइंट से आपका डिफरेंस हो जाएगा, इन्हीं पॉइंट से आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।